नमस्कार, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं बेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। कौन कहता है साधन संपन्न शहरों से ही प्रतिभाएं जन्म लेती हैं। लगन और लक्ष्य हो तो ग्रामीण क्षेत्र से भी एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं। आज हम एक ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र की एक बिटिया से रूबरू करा रहे हैं जिसने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बेड़ाघाट चौराहे के पास रहने वाले डॉक्टर दिलीप अग्रवाल जी की बिटिया दीपाली अग्रवाल, जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में तालीम पूरी करके समाज और देश सेवा का बीड़ा उठाया है। आइए रूबरू होते हैं। वो जमाना गया जब बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और उनमें छुपी हुई प्रतिभाओं का प्रदर्शन नहीं हो पाता था। अब बदलते हुए परिवेश में आधुनिकता के चलते आज हमारे देश की बेटियां सक्रियता से काम कर रही हैं। आज हमारे देश की बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, सेना एवं अन्य देश और समाज में सेवाएं दे रही हैं। आइए हम मिलते हैं एक ऐसी ग्रामीण क्षेत्र की बेटी से जिन्होंने कठिन परिश्रम करके एक डॉक्टर बनके देश और समाज के सेवा के लिए समर्पित है। दीपाली जी, आपका भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपाली जी, आपने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और आपके क्या अनुभव रहे हैं? देखिए, मेरी स्कूलिंग जो है वो मोस्टली पूरी की पूरी कहेंगे जबलपुर से हुई थी। बट उसके बाद मैं कोटा गई थी 2 साल के प्रिपरेशन के लिए। मैंने 2 साल पीएमटी की, उस समय हमारे टाइम पे पीएमटी होता था। अब एजुकेशन स्टाइल बदल गया है। अब नीट के एग्ज़ाम्स, मतलब एंट्रेंस के पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं। हमारे टाइम पे ऑल इंडिया होता था, तो हम उसके प्रिपरेशन के लिए कोटा गए थे 2 साल। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था भोपाल में। मैंने भोपाल से अपना ग्रेजुएशन किया। फिर हमने उस समय नीट का एग्ज़ाम दिया था और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम कर्नाटका में मैंगलोर गए थे और हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से किया था। पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस आ चुका है। पहले की पढ़ाई बहुत हमारे लिए इजी होती थी, पर जैसे जैसे वक्त बदल रहा है पढ़ाई बहुत बढ़ती जा रही है। हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, मेहनत भी उतनी ही लगती है और साथ में कोचिंग का भी सहारा लेना पड़ता है। खुद के उस पे से कोचिंग के बिना नहीं हो पाता है। तो अभी ऐसा है कि हाँ, बहुत मेहनत लगी है, बहुत स्ट्रगल किया है उस चीज़ को पाने के लिए और अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगी है। कार्य करने के लिए तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन आपने चिकित्सा का क्षेत्र ही क्यों चुना? हाँ, आई एग्री कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत कुछ है। बट मैं बचपन से अपने दादाजी को देखती थी, अपने पापा को देखती थी और सबसे बड़ी बात है मैं सोसाइटी को देखती थी। और मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा जिस फील्ड में वर्क करने की आज ज़रूरत है वो है मेडिकल फील्ड। तो मैंने हमेशा से, मेरे को जब बचपन में कोई पूछता था कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, पता नहीं, बट एक इंस्टिंक्ट से हमेशा डॉक्टर ही निकला है और वही चीज़ मेरा एम रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एम मेरा बदला, कभी डाइवर्जन आए दिमाग में, नहीं। हमेशा से एक ही टारगेट था कि मुझे डॉक्टर बनना है और अपने भेड़ाघाट के लिए कुछ करना है। मेरे अंदर हमेशा से एक चीज़ रही है कि मुझे भेड़ाघाट में कुछ चीज़ें बदलनी है, स्पेशली मेडिकल फील्ड को लेके बदलनी है। और आज भी वो चीज़ें हैं दिमाग में। थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मैं उन चीज़ों को बदलने की पूरी कोशिश करूँगी अपने वक्त के साथ। वर्क करने के लिए फील्ड तो बहुत है, बट उनसे सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है। पर जब एक पेशेंट आता है, एक रोता हुआ इंसान हमारे सामने आता है और उसको हम दवाइयों से और अपनी एक स्माइल के साथ ट्रीटमेंट देते हैं और वो जाते वक्त पैसे तो देता है, आई एग्री, बट उसके साथ जो दुआएं दे के जाता है ना, वो उस दुआओं का मैं किसी चीज़ के साथ मोल नहीं कर सकती। और वो जो दुआएं मुझे मेरी पूरी लाइफ के लिए पॉजिटिविटी देती है, मुझे आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन देती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए मैंने डॉक्टर को ही अपना प्रोफेशन बनाया और आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। किसी ओहदा को पाने के लिए कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्या ऐसा दौर आया कि कठिनाइयों से गुजरना पड़ा?
डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में एक ना ऐसा मोड़ आता है जब हम किसी लक्ष्य को अपने सामने रखते हैं कि हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैंने भी वो स्ट्रगल फेस किया है, बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, फैमिली से दूर रही हूँ, इतने साल फैमिली को छोड़ के बाहर रहना पड़ा है क्योंकि मेरे सामने मेरा एक टारगेट था कि मुझे वो अचीव करना है। दिन रात कुछ नहीं देखा, मौज मस्ती कुछ नहीं देखी है, सिर्फ जो रखा है एक चीज़ फोकस, वो था मेरा टारगेट कि मुझे यहाँ पहुँचना है। मन में सोचा कि एक बार यहाँ पहुँच जाऊँ, फिर बाकी चीज़ें तो हैं ही, वो नहीं जाएंगी, बट अभी वो जो वक्त है उसको मैं ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती थी। तो मैंने डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ किया है और बहुत स्ट्रगल किया है अपने एम को पाने के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में कई विभाग हैं, हड्डी विभाग, डेंटल विभाग, हार्ट विभाग एवं अन्य विभाग। आप किस क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रमुखता से दे रही हैं? बेसिकली तो मेरी डेंटल फील्ड है, अगर मैं उसको पूरा सम अप करके बोलूँ तो एक बोल सकते हैं कि मैं डेंटिस्ट्री फील्ड से बिलोंग करती हूँ। पर अगर मैं डीपली बताऊँ आपको तो मैंने ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इस फील्ड में एक्चुअली हम ये करते हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, मतलब उनको कैंसर हो सकता है, तंबाकू, सुपारी, बीड़ी, गुटखा ये जो सेवन करके मुंह में बदलाव आते हैं, इन बदलाव को उस वक्त में कि कैंसर होने से पहले जो बदलाव हुआ है पेशेंट का, उसी वक्त पे हम उसको सही ट्रीटमेंट देकर उसको एक बड़ी बीमारी होने से रोक सकूं, मैं उस चीज़ का इलाज करती हूँ। और उसके साथ रेडियोलॉजी, मतलब कि एक तरह से पूरे जो अपना हेड रीजन है उसके जो स्कैन्स होते हैं, मैं उनकी रिपोर्टिंग करती हूँ। और उसमें जैसे हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है, लोगों को चोट लग जाती है या फिर विभिन्न चीज़ें, तो उन चीज़ों की रिपोर्टिंग जो होती है, रेडियोलॉजिकल रिपोर्टिंग, मैं वो करती हूँ। डेंटल्स के क्षेत्र में कई विभाग होते हैं, आपने इसी क्षेत्र का क्यों चयन किया? हाँ जी, डेफिनेटली डेंटिस्ट्री की फील्ड में है तो बहुत सारी ब्रांचेस, पर मेरा ये चुनने का सिर्फ एक ही रीज़न था। मैंने जब भी सोसाइटी में देखा, हर दूसरा इंसान तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहा होता है, जो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। और मैंने कई लोगों को उसकी वजह से बहुत परेशान होते हुए देखा है, मुंह के कैंसर होते हुए देखा है। तो मुझे ये लगा कि सबसे ज़रूरी अगर इंसान को जीवन जीना है तो खाना खाना है, और हेल्दी लाइफ। आज इंसान क्यों कमा रहा है? अच्छा खाना, अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए ना। तो अगर आपने तंबाकू सेवन कर लिया, बीड़ी का सेवन कर लिया और अपना मुंह में ही कोई बीमारी, कोई रोग आ गया, तो उसका खाना पीना बंद हो जाता है। मतलब उसने जितनी जीवन भर मेहनत करी थी, वो मेहनत पूरी उसकी वेस्ट चली जाती है। तो उस ही चीज़ के लिए मैंने ये फील्ड चुनी थी कि मुझे ये है कि मैं लोगों को प्रेरणा दे सकूँ, उनको समझा सकूँ, उनको काउंसल कर सकूँ। दीपाली जी, व्यस्त शेड्यूल, भाग दौड़, ये स्टडी, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है। यह ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब मेरा एक दर्द भरा पेशेंट ठीक होता है और वो मुझे दुआएं देता है, तो वो पॉजिटिविटी ही है जो मेरे चेहरे पे आज आपको दिख रही है। और उसके अलावा जब मैं घर जाती हूँ थक हार के, और मैं अपने मम्मी पापा को, दादी को देखती हूँ, और उनके अंदर एक ना वो देखती हूँ कि वो खुश है कि उनकी बेटी आज कहीं पहुँच गई है, वो एक खुशी, एक उनका जो कॉन्फिडेंस है ना मेरे ऊपर, वो मुझे एक इतनी एनर्जी देता है। एक बुरा दिन भी, जो मेरे पूरा दिन मैं शायद बहुत बुरा निकला होगा, उनको देखकर, उनके चेहरे की वो हंसी देखकर मेरे को सारी जो मेरी एनर्जी है वो पूरी 100% चार्ज हो जाती है। मैं पॉजिटिव फील करती हूँ, और एक वही मेरा रीज़न है आज इतना स्माइल करने का। और बोलते हैं ना कि अगर आप अंदर से खुश हो तो वो चेहरे पे दिखता है, तो बस वही है। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा, दादी की वजह से अंदर से बहुत खुश हूँ, तो आज वो आपको शायद मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उनके सपने पूरे कर दिए, जो उन्होंने मेरे लिए सपने देखे थे। आज मैं उनकी आंखों में वो सेटिस्फैक्शन देखती हूँ कि वो सपने आज पूरे हो चुके हैं। तो बस वही सेटिस्फैक्शन की खुशी है, और वही एक आज पॉजिटिविटी है, और आज वही एक ग्लो है जो आज आपको दिख रहा है, बाकी तो कुछ नहीं। दीपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुई। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ के माध्यम से 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व पर देश और समाज के लिए आपका क्या संदेश है? भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ चैनल को सबसे पहले शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आकर आज समाज के साथ रूबरू हुई, उनको अपने भाव व्यक्त किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और 26 जनवरी के पावन पर्व पे मैं पूरे देशवासियों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि
आपसी सद्भावना बना के रखिए, सफाई रखिए, क्योंकि आप सफाई रखेंगे तो बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। अच्छा खाइए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए और सबसे अंत में मिलकर रहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जबलपुर से सरस्वती द्विवेदी की खास रिपोर्ट।